सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने चैप्टर 1 की सारी वीडियो को देख लिया होगा। सारी क्या, मुश्किल से 3 वीडियो तो हैं ही। तो आज मुझे आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो चैप्टर्स हम पकड़ते हैं दैट इज़ फॉर द चिल्ड्रन हु इज़ इन द NIOS के बच्चों के लिए है ये, जो वो इस वीडियो को फॉलो करके ना ही सिर्फ पासिंग मार्क्स बल्कि उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमने आज क्वेश्चन आंसर करना है जो चैप्टर के बीच में दे रखा है, जिसे हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। बाकी जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जैसे जो लास्ट में रह जाते हैं, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज कह सकते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन आंसर है ना, इसमें काफ़ी बच्चों को भी दिक्कत आती होगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं काफ़ी, किस तरीके से प्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में, क्या है कैसे है, तो ये सब आप लोगों के लिए काफ़ी थोड़ा सा बड़ा मुद्दा बना होगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 है व्हाट इज़ इकोनॉमिक, ठीक है। तो इसके जो 4 क्वेश्चंस हैं, इसको क्या होगा, वो हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। क्या होगा, अगर आपको उस वेबसाइट तक पहुंचना है और अगर आपको ये चाहिए क्वेश्चन के आंसर्स, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और इजीली, बहुत ही इजीली तरीके से अपने आंसर्स को पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमने कोई आंसर इधर गूगल से नहीं लिया है, इधर से नहीं लिया है, दैट इज़ मैंने खुद बनाए हैं वो आंसर, और कह सकते हैं बुक से ही है, तो वो ज़्यादा टफ भी नहीं लगेगी क्योंकि बुक की लैंग्वेज है। क्योंकि अगर आप बुक की लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। बट जो बच्चे अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं वो भी दैट इज़ फाइन, वो उनकी कॉल होती है। बट एक बार अगर आप पढ़ लोगे क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, किस तरीके से लिखना होता है, देन यू आर एबल टू राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो अगर आपको वो चाहिए तो आप इजीली वेबसाइट से ले सकते हैं, देन उसको वहाँ से आप ज़रूर पूरा करें। तो बस मुझे आपके लिए ये भी करना अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने ये किया। सो होप सो कि आपको भी अच्छा लगेगा और आंसर्स भी ठीक लगेंगे। जैसे कि मैंने डे 1 में ही आपको बता दिया था कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो अब आज की वीडियो में हम अपने आज का जो हमारा टॉपिक है, कह सकते हैं हमें क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने हैं आज के लेक्चर में। सो आज हम उसको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मैंने कर दी है, ठीक है। तो चलिए ये आ गए हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 पे। तो आज क्या करने वाले हैं, हम इसी को क्या करने वाले हैं, इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा ही हम करेंगे। और काफ़ी बच्चों ने क्या किया होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया होगा। और मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि बच्चे टीचर से आगे जाएं, है ना। तो आपने कर लिया होगा, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ लिए होंगे, बट क्या होता है एक बार आप ज़रूर मैच भी कर लें, ठीक है, कि आप मतलब ठीक आपने बनाया है या फिर नहीं, है ना। इसलिए चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, व्हाट डज दिस इम्प्लाई। इकोनॉमिक को हम साइंस ऑफ वेल्थ क्यों कहते हैं और ये क्या इम्प्लाई करता है, तो इसका आंसर हमने बुक में ही पढ़ा था। यू कैन राइट हेयर, है ना, यहाँ से आप लिख सकते हैं। मैनी scholars and authors in the late 18th and earlier 19th century believe that economic is the science of wealth. These scholars are called the classical thinkers. They viewed that economics deals with the phenomena of wealth, which includes nature and causes of wealth, creation of wealth by individuals and nations, etc. तो आप यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, विच एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर, विच एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर डज इकोनॉमिक्स डील एज द साइंस ऑफ वेलफेयर। मतलब कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है जो डील करता है साइंस ऑफ वेलफेयर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, here it is, क्वांटिटेटिव नेचर, और कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर, ठीक है।
तो इसका आंसर ये है। चलिए 1.2 की तरफ चलते हैं। Here it is. Write whether the following statement are true or false. ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रू के लिए T और फॉल्स के लिए F का यूज करूंगी। ठीक है, तो चलिए 1.2 को देखते हैं। इन्फ्लेशन इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन क्या माइक्रो इकोनॉमिक में पढ़ा जाता है? सोचिए। तो इसका आंसर जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही है। इसका आंसर है फॉल्स। कितनों का सही होगा और जिसका गलत भी है कोई बात नहीं, आप इसको एक बार देख लें, क्योंकि यही तो हम सीखेंगे, है ना, तभी तो एग्जाम में लिखेंगे, इसलिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। सेकंड देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ गुड इज अ प्रॉब्लम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है क्या वो एक प्रॉब्लम है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी होगा फॉल्स। थर्ड देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इश्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको भी इसका आंसर पता ही है, तो चलिए इसका आंसर भी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इसका आंसर है ट्रू। आगे देखते हैं लास्ट वन। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू बाइंग अ गुड्स। एज सिंपल एज दैट, आपको भी पता है ये भी ट्रू है। सो होप कि आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है पर ना, इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1.3 को। हेयर इट इज। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। ठीक है, यहाँ पे भी मैं पॉजिटिव के लिए P और नॉर्मेटिव के लिए N का यूज करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल, तो डेट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक। द गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन। देखिए मैंने किसी चीज को हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। नेक्स्ट देखते हैं। पुअर पीपल आर सफरिंग ड्यू टू प्राइस राइज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। इसका आंसर भी होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक। बैंक हैज इंक्रीज्ड इट्स इंटरेस्ट रेट। बैंक ने अपने इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक। देन द लास्ट वन। पीपल शुड बी encouraged to save in post office and the commercial bank. It is normative. यहाँ पे मैंने शुड को और यहाँ पे शुड को इसलिए हाईलाइट किया, दैट इज द वन ट्रिक कि जहाँ पे शुड लगता है दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा और आपने इसको मैच भी कर लिया होगा। गलत भी है तो कोई बात नहीं, ठीक कर लीजिएगा और आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में भी एक बार ज़रूर बताइएगा। सो होप इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 पूरा ख़त्म होता है, पूरे तरीके से ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए PDF चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से मैंने बनाया हुआ है। आप वहाँ से वेबसाइट से जाकर के वहाँ के PDF को डाउनलोड करके उससे स्टडी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा और चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 के साथ। अभी के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना है ना।